नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी ज्यादा बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करते रहें, जनता से सीधा फीडबैक लेकर हकीकत का पता करें और खामियों को दूर कराएं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रमिक कामगारों के राशन कार्ड भी युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की। दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर प्रयास जो है वह लगातार सरकार कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इससे बचाव के उपाय को तलाश रहे हैं। प्रदेश के हर नागरिक की चिंता करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अब बड़े अस्पतालों की व्यवस्था परखने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे। वहां पर सीएम ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ इमरजेंसी और अन्य सभी वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सभी डॉक्टर्स और अधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ ही इलाज के बेहतर साधन के प्रयोग का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी को कोरोना से बचाव के लिए सचेत किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और डॉक्टरों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर आशुतोष दुबे से अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, इसके पहले बुधवार को सीएम योगी लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक पर हमला बोलते हुए गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र की जो हालत है, उन्होंने विपरीत ध्रुवों के साथ सरकार बनाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ हार्डकोर शिवसेना है और एनसीपी है। स्थितियां ये हैं कि वहां पर जनता के हित के कामों के बजाय वे सारे काम हो रहे हैं जो व्यक्तिगत हित होते हैं। वर्तमान में जो कोविड-19 की महामारी के दौरान भी ये अक्सर कहीं न कहीं उजागर हुआ कि उन लोगों ने जनता की सेवा करने के बजाय अपने पॉलिटिकल हित को साधने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता जरूर इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार से मांगेगी। टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिलों के डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए खास ध्यान देने को कहा है। यूपी में टिड्डियों से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष और टीमों का गठन किया जा चुका है। 22 तारीख को ही सभी सीमावर्ती जो मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर और राजस्थान की सीमा पर हमारे जनपद हैं, उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया और हमारे प्रमुख सचिव ने सभी उस संबंधित जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करके और क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में उनको जानकारी देते हुए उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। उसमें कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे और तब से लेकर के अभी तक सभी जागरूक और सतर्क हैं और प्रयास ये किया गया है कि टिड्डी दल जो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है, जहाँ कहीं पर भी बैठने की कोशिश करता है उनके ऊपर छिड़काव करके उनको मार दिया जाए, या वो बैठने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो शोर मचा करके उनको टीन, डब्बे, बक्से आदि मुंह की आवाज़ निकाल करके या अन्य जो डीजे आदि हैं उनके द्वारा जो है वो आवाज़ निकाल करके सायरन वगैरह बजा करके उनको भगा दिया जाता है। तो ये प्रयास किया गया है कि प्रदेश की सीमा के भीतर वो न प्रवेश करें और किए हैं। जहाँ पर झांसी के भीतर 2 बार वो बैठने की कोशिश की, दोनों दिन जो है वहाँ पर छिड़काव हुआ। रात में सोनभद्र के भीतर उन्होंने किया था तो वहाँ पर भी छिड़काव हुआ और रात में जिस गांव में बैठा हुआ था उस गांव के भीतर जो है वो
छिड़काव किए गए हैं। काफ़ी उसमें से मरे भी हैं। झांसी के भीतर भी टहरौली और ताई गांव में थे, वहाँ पर छिड़काव करके उनको काफ़ी उसमें से मारा गया है। और अभी भी कुछ टिड्डी दल जो है वो थोड़ा छोटा टिड्डी दल झांसी की ओर है और सोनभद्र की ओर है। हमारे अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं और उनको सुबह अभी जानकारी लगी है कि वो भोरावल के रानीपुरा और मुकरसिम और बजिया गांव की ओर चले हैं। वहाँ हमारे अधिकारी जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ट्रैक्टर है और माउंटेड स्प्रेयर हैं या पावर स्प्रेयर हैं, वहाँ पर जाकर के वो छिड़काव कर सकते हैं। अग्निशमन विभाग के सभी फायर ब्रिगेड को ये इस बात को जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि उनको लगा दें और उनके माध्यम से वो मेलेथियान 96% और क्लोरोफास 50% की छिड़काव वहाँ पर करें। और साथ साथ में इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोथ्रीन 5% और इसी फिप्रोलिन 5% ACP की रात्रि और सुबह सूर्योदय के पहले उनका छिड़काव करके। सूबे के चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी, तो साथ ही सीएम के साथ किए गए अस्पताल दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्र में सभी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ की गई हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट, कैंसर और इसी प्रकार की सर्विसेज, चाहे गायनेकोलॉजी को हो, चाहे किडनी के संबंध में कोई असुविधा हो, कोई बीमारी हो, तो सभी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री जी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में जाने का अवसर मिला। उसके बाद KGMU भी गया था और KGMU में 6-7 वार्डों का हमने दौरा किया। विशेष रूप से जो ट्रॉमा सेंटर है, गायनेकोलॉजी और जो हृदय रोग संस्थान जैसे लारी, कई क्षेत्रों में जाने के बाद वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज का निरीक्षण किया। जो ट्रॉमा सेंटर में गंदगी काफ़ी मिली, इसके लिए हमने ठेकेदार के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना किया है और 4 दिन का विशेष रूप से सफाई अभियान प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया है कि ये सफाई अभियान बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार 4 दिन चलेगा और इसमें हर कोना मेडिकल कॉलेज का साफ किया जाएगा। और चाहे वो किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो या वार्ड हो, और सभी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज में भी और सभी जनरल वार्ड में भी ये सफाई अभियान। वहीं झांसी जिले की तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सतौरा में गरीब बेहाल हैं। प्रवासी मजदूर सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गरीब लोगों को हर तरह की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झांसी जनपद में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सरकार की तरफ से पूरे गांव में कोई सुविधा नहीं दी जा रही। प्रवासी मजदूर प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, मनरेगा, राशन योजनाओं से वंचित हैं। जनपद के तहसील मऊरानीपुर में ग्राम पंचायत सितौरा गांव में आए हुए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन कुछ गरीब यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको देख के यहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ पे कि वास्तव में गरीब कैसे यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, कैसे इनको रहना चाहिए और सरकार की तरफ से इनको लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग यहाँ पे इनकी ना किसी अधिकारी ने सुनी है और ना इनकी तरफ किसी की कोई गौर जा रही है। मैं यहाँ के एक व्यक्ति से बात करूँगा इनसे कि यहाँ पे जो कैसे रह रहे हैं, उनका क्या नाम है, उनको सरकारी की तरफ से क्या सुविधाएँ दी गई हैं। तो आपका क्या नाम है? आपका? हमारा दिल्ली पर नाम है। दिल्ली पर जी, आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी गई है? कच्छु नहीं मिलो हमें, कुछ नहीं दिया गया। हाँ। आपको आवास दिए गए हैं प्रधानमंत्री? नहीं मिले। शौचालय आपको दिया गया है? नहीं मिलो।
आपको वृद्धा पेंशन बंदी है? नहीं बंदी। तो फिर आपको सरकार की तरफ से क्या दिया गया है? कछु नहीं दो, का दो, कछु नहीं मिलूगा। कुछ आपको मिला ही नहीं। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? सतवाड़ा में तो ये मकान जो आपका जो है जो पुराना यही आप ही जो का? है, हाँ हमारा है फट्टा जो आप ही का है। हमारा फोटो है, वो देख लो लड़के की। तो आपने अधिकारियों से क्या मांग की है कुछ? तो यानी कई का है, जब नहीं सुना तो कुछ रह जाए। हमको ना बड़ा आदमी कौन पढ़ी लिखी, यहाँ से हम लखनऊ दिल्ली आ गया कहीं, जो आगो मिले वो ना मिले ना दे भैया बजाय का है। क्या आपको यहाँ पे गांव में मजदूरी करने के लिए आपका क्या क्या रोजगार है? हम आज़ाद मजदूरी खाने में तो पाऊ नहीं है, मजदूरी करें तो आपके पास मजदूरी करने के लिए भी आपके यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे से नहीं करें। फिर आपका कैसे यहाँ पे गुजारा चलता है? कैसे आप लोग यहाँ पे, आपके यहाँ पे कैसे, आप यहाँ पे क्या करते हैं आप? खेती का है, तंत हो ही जाओ, हो जाएगा, इसी में ही आपका गुजारा होता बस है। होता है, कुछ नहीं है। ये बता रहे हैं कि ना इनको सरकार की तरफ से आवास दिए गए हैं, ना इनको शौचालय दिया गया है, ना इनको वृद्धा पेंशन दी गई है, और यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अभी तक कोटा भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से इनको बताया जा रहा है कि इनको दिया गया है खाने पीने के लिए। अब ऐसे गांव में ऐसे मजदूरों को लिए यहाँ पर सरकार को क्या सोचना चाहिए? सरकार की यहाँ पर बड़े बड़े वादे कर रही है कि हर गरीब के पास शौचालय, आवास दिए जाएंगे, रहने के लिए झोपड़ी दी जाएगी, लेकिन इनके पास ना खाने के लिए है ना रहने के लिए कुछ है। ऐसे गांव में यहाँ पर और लोग भी हैं जिनसे हम लोग बात की है, ये लोग बता रहे हैं कि पूरे गांव में, इस पूरे सितौरा गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। कई ऐसे यहाँ पर मजदूर घूम रहे हैं जिनको यहाँ पर सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही है। झांसी से एएनबी न्यूज, धर्मेंद्र सिंह परिहार। उत्तर प्रदेश में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम विभाग का अनुमान है कि आज प्रदेश में धूल भरी आंधी चलेगी और कुछ इलाकों में बारिश होने से गर्मी थोड़ी कम हो सकती है। तो वहीं प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम का बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ जिलों में सूरज का सितम कम है और आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। जहां मुरादाबाद में आज सुबह से मौसम ने करवट ली, तो वहीं हल्की बारिश के साथ हवाएं चली और यहां के लोगों को बारिश के चलते गर्मी में थोड़ी रियायत मिल गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। मौसम के मिजाज का हाल यह है कि कहीं कहीं एक ही शहर में पानी तो आधे शहर में धूप छाई है। उत्तर प्रदेश में मानसून अपने समय से दस्तक देगा। इसके पहुंचने की तिथियों पर फिलहाल कोई किसी दूसरी स्थितियों का असर नहीं दिखाई दे रहा। मौसम विभाग के अभी तक के अनुमान के मुताबिक 20 जून के आसपास बिहार से सटे जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में मानसून दाखिल होगा। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि फिलहाल मानसून की चाल पर किसी दूसरी मौसमी गतिविधि का कोई असर नहीं है और उत्तर प्रदेश में इसके पहुंचने की जो सामान्य तिथि रही है उसी के मुताबिक मानसून प्रदेश में पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि वैसे तो 20 जून को मानसून के पहुंचने की तारीख नियत है, लेकिन इसमें 3 से 4 दिन आगे या पीछे की तारीखें हो सकती है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनी हवाओं से उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। जून के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंचता है। इसमें 2-3 दिन आगे या पीछे की तारीखें होती है। मौसम विभाग ने मानसूनी बारिश के सामान्य रहने का अभी तक अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में सेवा योजकों के द्वारा उनके यहां कार्यरत श्रमिकों या कामगारों को शासन की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करना सेवा योजकों का विधिक दायित्व बनता है। विषम परिस्थितियों में श्रमिक वर्ग तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने पर श्रमिकों को असंतोष झेलना पड़ सकता है और इस बारे में सहायक श्रमायुक्त मुकेश कुमार दीक्षित ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार उनकी कोशिश यही है कि जो भी सेवा योजक से जुड़ी कंपनियां या फर्म है वह समय से अपने यहां कार्यरत श्रमिकों को उनके उचित मानदेय का भुगतान करें। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ मौखिक शिकायतें मेरे पास आई हैं जिसमें श्रमिकों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और सेवा योजकों के विरुद्ध ये कहा है कि सेवा योजक द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका जो वेतन फिक्स था, जो न्यूनतम वेतन शासन के द्वारा निर्धारित है,
तो सेवा आयोजक ये कह रहे हैं कि उससे कम वेतन जो भी कार्य दिवस उन्होंने कार्य किया उसके अनुसार से ले लें। और ये लगभग विभिन्न क्षेत्रों में 10% से लेकर 25% तक का कटौती के लिए बात चल रही थी। जबकि नियमानुसार प्रत्येक सेवा आयोजक का विधिक दायित्व है कि जो शासन से निर्धारित होता है न्यूनतम वेतन, उससे कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो मैंने यही दिशा निर्देश निर्गत किया है कि जिस कर्मचारी या श्रमिक ने जितने दिन भी कार्य किया है किसी प्रतिष्ठान में या इंडस्ट्री कहीं भी, तो प्रत्येक सेवा आयोजक जो है उसका दायित्व है कि वो उसको सरकार द्वारा शासनादेश के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करे, और यदि उसने ओवर टाइम किया है तो उसका भी नियमानुसार उसका भुगतान करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अपनाई जाएगी। आपने अभी तक जरूरतमंदों के लिए रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, भोजन बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन गरीब और असहाय लोगों को बीमारी के वक्त मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिन बैंक का नाम पहली बार सुना होगा। लॉकडाउन में गरीब बीमारों को दवा की जरूरत में कोई कमी ना हो पाए, इसके लिए बरेली के शाहदना रोड चौराहा पर मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई। मारिया डे ग्रुप के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी ने बरेली में इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत की। इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक में डॉक्टर के पर्चे पर ही जरूरतमंदों को फ्री में दवा दी जाती है। ये मेडिसिन बैंक खुला है बरेली में, जिसको हमने प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरे आईडीएम एडीएम सब कुछ आदेश जारी किया कि जो भी असहाय लाचार गरीब हो उसको मुफ्त दवाई यहाँ मेडिसिन बैंक से मिल जाएगी। चाहे जो भी हिंदुस्तान की जो भी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ वो सब यहाँ अवेलेबल है और मुफ्त दवाई दी जा रही है। तो ऐसा ही राधामोर और भी शहरों में मेडिसिन बैंक खोलने का इरादा है फ्यूचर में, और ये हमने बैंक खोला है जिसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। दवा लेने आई हूँ, पूरी बात बताइए कैसे क्या दवाई फ्री? दवा लेने आई हूँ, मम्मी को दिखाने गई थी, वहाँ से दवा लेगी थी। इतनी महंगी दवा लिखी है, 500 रुपए की 3 दिन की दवा पड़ी है। अब 1 महीने कैसे खिलाती मैं, इनके बारे में मुझे बताया गया था, तभी मैं इतनी दूर से यहाँ पे आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ दवाई फ्री मिली है? अरे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये टेंशन हो रही थी दवा कैसे खिलाऊंगी इनको, क्योंकि पैरों में इतनी। वहीं बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सुबह तड़के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर इलाके में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट के पास स्थित है। यहां श्री कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स में सुबह आग लग गई। सुबह लोगों ने एक दुकान से धुआं निकलते हुए देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई और इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कई घंटों के बाद काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर आग कैसे लगी ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन आग करीब 5:30 बजे करीब यहाँ पे धुआं उठते हुए देखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता जो आरएसएस का भी कार्यकर्ता है, उसने सबसे पहले यहाँ देखा और उसने शोर मचाना शुरू किया, लोगों को सूचना दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया और इस आग पर काबू पाया। आग बहुत ही विशाल थी, बहुत विकराल रूप लिए हुए थी और मैं अपने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का और उनको सूचना देने वाले अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। पुलिस आई, उसने भी बहुत मदद किया, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और आग पर अब लगभग काबू हो गया है। लेकिन ये आग थी बहुत भीषण विकराल। जांच के बाद ही पता लगेगा किस कारण से आग लगी। 6 बजे के आसपास हम लोगों को मतलब सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है, ये आर्ट गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी जो है आर्ट गैलरी है मैक्सिमम जो है, तो इसमें आग लगी थी। तो हमारे जो है 6 से 7 फायर टेंडर जो है हमने यहाँ पर लगाए हैं और 3-4 तरफ से जो है मतलब अप्रोच किया है। तब आग बुझी तो 3.25-3.5 घंटे के आसपास मतलब लगे हैं इसको करने के लिए। अब क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, आप लोग बताया, तो धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। तो अब इसके क्या कारण रहे हैं तो अभी देखने के बाद ही थोड़ा अभी एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए साइड जो है, तो एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कारण रहा है। देखने उधर सिद्धार्थनगर में कलयुगी मां ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया।
इस गुमनाम मां ने अपने नवजात बच्चे को जन्म के फौरन बाद मरने के लिए एक सुनसान जगह पर मिट्टी के नीचे रख दिया। लेकिन सच ही कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही बात इस नवजात पर लागू हुई और अब दूसरी मां इसे गोद लेकर मां का आंचल देने को तैयार है। यह मामला जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का है। गांव के बाहर मिट्टी के नीचे किसी ने जिंदा नवजात बच्चे को दबा दिया था। किस हालत में मिला? माटी ही चल रही। अच्छा, मिट्टी नीचे दबा हुआ था। तो आपको कैसे मिला ये बच्चा? वही उठा के लाइन मैंने तेल पानी करी उठा के लाइन दिया तरह उठा लाइन। तो इस बच्चे को क्या करेंगे? आप पालेंगे? हाँ। तो आपको सूचना कौन लोग दिया? जिसका मिट्टी पट रहा था वो दिया कि आपको कैसे जानकारी मिल पाई? ये लेके आते हैं। अब मामले की छानबीन पुलिस करेगी। फिलहाल बच्चा हमारे पास पहुंच गया है और बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है वो। तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हो या कुछ इस तरह की समस्या हो। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है। बाकी आगे जैसा होगा। तो सर उस बच्चे को अस्पताल में कोई जिम्मेदार बन के लाया होगा, तो उनका क्या कहना है? उस गाँव की उसी गाँव के लोग हैं, वो लोग लेके आए हैं। प्रधान ने मुझे सुबह फ़ोन किया था इसके लिए और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बच्चे को पालना चाहते हैं और लिखित कार्रवाई के साथ बच्चा उनको सौंपा जाएगा जब तक कि कोई विधिक कार्रवाई नहीं होती। वहीं हापुड़ जनपद में कोरोना के मरीजों की संख्या के ग्राफ में लगातार तेजी आ रही है। बुधवार को जनपद में रिकॉर्ड तोड़ 16 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसमें एक चिकित्सक है। पिछले 3 दिनों में जनपद में 39 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिछले 3 दिनों में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मरीजों की संख्या को तेजी से बढ़ता हुआ देख जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी है। जनपद में अब तक 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जबकि 66 मरीज स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुधवार शाम संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट में से 16 मरीजों को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं झांसी जिले में पहुंचे टिड्डी दल में शामिल लाखों कीटों को केमिकल के गहन छिड़काव की मदद से नष्ट कर दिया गया। बचे हुए टिड्डियों के झुंड को भगाने की कोशिश जारी है। झांसी मंडल के कृषि उप निदेशक कमल कटियार ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार रात गरोठा और मौठ इलाके में पहुंचे टिड्डी दल पर जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा रात भर किए गए कीटनाशक के छिड़काव एवं अन्य उपायों के जरिए लाखों की संख्या में टिड्डे मारे गए। उन्होंने बताया कि बची हुई टिड्डियों का एक छोटा दल इस वक्त झांसी के निकट पारिछा की ओर घूम रहा है, जिसे भगाने के और मारने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कानपुर में मदना रेलवे स्टेशन के पास 3 दुकानों में बुधवार रात करीब 11 बजे अचानक से आग लग गई। आग लगने से टट्टर में संचालित एक बिरयानी की दुकान, पान की गुमटी और जूते चप्पल की दुकान जलकर राख हो गई। इसके चलते दुकानों में रखा सारा फर्नीचर जल गया। आग लगने से जीटी रोड पर दोनों तरफ करीब आधा घंटा जाम की स्थिति बनी रही। मदना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया। कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश लौटे सभी लोगों को अब यहीं पर रोजगार मिलेगा। नोएडा में ही लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में सर्वे होगा। किस प्रतिभा की कितनी मांग और किसकी यहां पर कितनी संभावना है, इसके लिए डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर शासन के प्रमुख सचिव MSME नवनीत सहगल के साथ बुधवार को नोएडा के उद्यमियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें नोएडा के अलावा मेरठ, लखनऊ और बनारस के कुछ उद्यमी और औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा उम्मीद नोएडा से है और यहीं पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। हालांकि यह सर्वे लगभग सभी जिलों में होगा।
वहीं कानपुर देहात में यमुना में खनन को लेकर गुरुवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए और खरका घाट पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने से भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों से आमने सामने गोली चलाई गई, जिसमें गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। फोर्स के साथ घटनास्थल पर एसपी पहुंच गए और पड़ताल को शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि यमुना के खरका घाट पर मोरंग खनन में रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। गोली लगने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान सटी गांव निवासी 40 वर्षीय गुजरेज खातिमी और दूसरे पक्ष के बिधनू कानपुर के जामू गांव निवासी 42 वर्षीय ज्ञानेंद्र सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद एसपी अनुराग वत्स मौके पर पहुंच गए और घटना की पड़ताल को शुरू कर दिया। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि यहाँ निबर्री ये गांव जो थाना राजपुर में पड़ता है, यहाँ जो माइनिंग का पट्टा दिया हुआ था, इस पट्टे में कुछ लोग पार्टनर थे और उन पार्टनर में आपस में पैसे को लेन देन को लेके विवाद था, जिसमें कि एक पक्ष का आरोप है कि इसने जो हमारी पार्टनरशिप की जो शर्तें थी, उस पार्टनरशिप की शर्तों के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो इसको लेके आज इन लोगों में कहासुनी हुई और वो कहासुनी फिर इस तरह से बड़े झगड़े में बदल गई, जिसमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे फायरिंग की है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति लाठी डंडों की चोट से घायल है। इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें शामिल हैं, जिस प्रकार से भी इसमें किसी भी तरह से रोल में उनका संलिप्तता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं इसमें सूचना ये भी तो आ रही है कि अवैध खनन को भी लेकर कुछ लोगों को भी ऐसा हुआ। जैसा भी यहाँ एसडीएम हमारे सामने ही है, एसडीएम साहब ने ये वेरीफाई किया है कि ये वैध खनन था, इसको पट्टा लीगली दिया गया है और उसी पट्टे के देने के बाद जो पार्टनरशिप की जो इनकी शर्तें हैं, उसको लेकर इनमें आपस में विवाद था, जिसमें इन लोगों में एक दूसरे के प्रति कहासुनी और झगड़े की बात सामने आई है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।